तो मतलब यूँ चलते-चलते में ही वो शुरू कर हाँ, दिया? चलते चलते में शुरू हुआ। तो वल्गैरिटी ना स्टार्टिंग से थी ना माइंड में थी। ऐसी बात नहीं है कि गाली गलौज नहीं करते, यारी दोस्ती में सभी करते हैं गाली गलौज थोड़ी बहुत। हुँ। पर ऐसा नहीं था कि हम कैमरे के सामने उसे दे सकें, न तब हिम्मत थी ना आज हिम्मत है। तो लोग आपको एट दैट टाइम जब आप लोग वीडियो शूट करते थे और जो रिएक्शन आते थे, तो वो सपोर्टिव रिएक्शंस थे या क्रिटिक्स थे? फिर उसके बाद आप कब सोचे कि एडवोकेट बनना चाहिए? बहुत लोग जो आप कह रहे हो जिनका मैंने भी सुना है, अब फेम मिला है पर वो चीज़ें वो संभाल नहीं पाए। कुछ भाई देखो आपके पास अंधा पैसा है, कुछ भी कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो, वो चीज़ संभाल के रखनी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये स्नेक वाली स्टोरी कितनी सच्चाई है? ना हम ऐसे काम करते कि सामने वाला हमें गाली दे, तो अब जो करते हैं वो करे जाओ आपस में। रिजल्ट उनका क्या है, एक दिन मिलेंगे या तो बेल आउट रहेंगे या फिर सॉरी बोलेंगे, वैसे उनका रिजल्ट ही। सोशल साइट्स और सोशल इतना ना हो तो ये केस कभी ओपन होता नहीं, मेरा तो मानना नहीं है। अच्छा। सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। आज हमारे साथ है स्टूडियो में विकास बैंसला, जो पहले यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर थे और आज वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। पंकज भाई थैंक यू बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि आपका बचपना कहाँ और कैसे बीता? भाई देखो, मैं प्रॉपरली यूपी बागपत जिले का गांव है घेटोरा। हाँ। है तो दिल्ली से लगभग 10 किलोमीटर दूरी। अच्छा। तो मेरी वहाँ की पैदाइश है। हाँ। और स्कूलिंग मेरी 9th क्लास तक स्कूलिंग जो है मेरी वहीं हुई है, अच्छा। गांव में। उसके बाद हम दिल्ली सेटल हो गए। अच्छा। और जो बाकी की पढ़ाई है वो वहीं से है। फिर DU से ही मैंने BA किया है, फिर LLB और MA LLM तक में पढ़ाई की है मैंने। इतनी पढ़ाई कर ली आपने? जो भी है थोड़ी बहुत करी है। LLM बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, हाँ, मास्टर्स हो मतलब जाती मन है। था करने का तो कर ली मैंने कि चलो करके देख लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो पहले हम शुरू करते हैं, पहला पार्ट आपका जब यूट्यूब में कैसे आ पाए? यूट्यूब में एक्चुअली ये है, 2017 में हमारा ग्रुप था। LLB फाइनल ईयर तभी की है। तो उसमें हमने ग्रुप ने स्टार्ट किया ऐसे वीडियोस बनाना। तो मोबाइल से स्टार्टिंग हुई थी। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि वल्गर कंटेंट हमारा था नहीं बिल्कुल भी। ना, बिल्कुल नहीं था। हाँ, जो आज भी नहीं है ना आगे रहेगा, मुझे इतना भरोसा है। तो वो कंटेंट हमने बनाया बिल्कुल देसी, जो लैंग्वेज होती है अपनी रीजनल लैंग्वेज, उससे स्टार्ट किया। लोगों का प्यार मिला है उसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा। और वो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसी जर्नी नहीं है कि हमने माइंड लगा के कि यही करना है। अच्छा। हाँ। तो मतलब यूँ चलते चलते में ही वो शुरू कर हाँ, दिया? चलते चलते में शुरू हुआ। फिर उस चीज़ का इतना प्यार मिला तो फिर ऑब्वियस सी बात है, करते कुछ नहीं है और प्यार इतना मिल रहा है लोगों का, तो सिंपल बात है, फिर तो बढ़नी है ही जर्नी आगे। अच्छा। हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस हमें बताइए कि उसमें क्या खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हुए आपको? नहीं, खट्टे मीठे का तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। करते थे शूट वगैरह ना, घर वालों को पता है कि भाई दिन में कहाँ है। जब रात को लेट होने लगे शूट करते हुए, तो फिर धीरे धीरे घर वालों को भी ये कहने लगे कि भाई कहाँ है भाई, प्रैक्टिस का क्या रहा, लॉ करिए। जैसे धीरे से 17वीं की लॉ कंप्लीट हुई है, उसके बाद शूट करने लगे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा और घर वाले भी कहने लगे कि भाई बच्चे क्या करते हैं आपके। हाँ। तो फिर वो जो प्यार मिला वो धीरे धीरे सब सेटल हो गया, मतलब बहुत बढ़िया रहा है। घर वाले विरोध किए? घर वाले विरोध तब किए कि भाई जैसे रात को लेट नाइट हो गया और दिन में कहाँ हो। अब तक तो ये पता है कि कॉलेज का टाइम ये है आने जाने का, उसके बाद फिर संडे में भी गायब हैं, और फिर जब शूट है तो शूट है ही, वो वाला सीन है। अच्छा। तो शूटिंग के दौरान आप लोग क्या, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे शूट करते थे या कहीं दिल्ली से बाहर भी जाते थे? नहीं, दिल्ली जो शुरुआती शूट रहे हैं वो हमारे दिल्ली में रहे हैं। उसके बहुत 1-1.5-2 साल बाद हम नोएडा करने लगे, जहाँ जैसी लोकेशन उस पर डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आपके कॉमेडी वीडियोस पे जो व्यूज आते थे, जो लोग थे, उनके काफ़ी प्यार आप लोगों को मिले और लोगों ने आप लोगों को काफ़ी सराहा भी। और कभी ऐसा कोई बल्गर कंटेंट नहीं रहा। तो इसकी इंस्पिरेशंस कहाँ से मिली कि हमें बल्गरिटी नहीं लानी है? नहीं, वल्गैरिटी का तो पहले से ही है। देखो, तो फैमिली, मिडिल फैमिली से लोग हम बिलोंग करते हैं। हाँ। तो वल्गैरिटी तो हमारे आसपास भी नहीं है। कोई सीन अगर ऐसा भी हो, हम अंदर के बनियान में कर रहे हैं, उसमें भी हमको शर्म आई है खूब कि करने में। तो वल्गैरिटी ना स्टार्टिंग से थी ना माइंड में थी। ऐसी बात नहीं है कि गाली गलौज नहीं करते, यारी दोस्ती में सभी करते हैं गाली गलौज थोड़ी बहुत। पर ऐसा नहीं था कि हम कैमरे के सामने उसे दे सकें, न तब हिम्मत थी ना आज हिम्मत है। अच्छा। तो ना हम उस जर्नी का पार्ट रहे हैं ना रहेंगे कभी। तो वो कौन सा टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंसर बने?
नहीं, टर्निंग पॉइंट कोई ऐसी चीज होगी ना उस टाइम पे जो आपको इंस्पायर की होगी? तो टर्निंग पॉइंट तो ऐसा कुछ था नहीं कि हमारा माइंड सेट यहाँ से चले कि हमको यही करना है। वो धीरे धीरे चली, फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों का प्यार मिला, जो यार रिश्तेदार है वो भी पूछने लगे कि भाई तेरे को वहाँ जानते हैं, ऐसे जानते हैं। तो मेरा मानना वहाँ से है कि इंस्पिरेशन वहाँ से मिली है। बाकी कोई पर्टिकुलर कोई फैक्ट है या किसी इंसान से हमको वो मिली है इंस्पिरेशन, तो ऐसा कुछ नहीं, बस वो जनता का प्यार है, बाकी कुछ। तो यूट्यूब के जब आप लोग शूट करते थे और काफ़ी लंबा समय आपका रहा, तो उसमें क्या स्ट्रगल क्या फेस किया आपने? देखो स्ट्रगल तो ऐसा होता है कि देखो मिडिल फैमिली वाले लोग, ऐसी कोई कमाई भी अलग से नहीं, कुछ भी या चीज़ें थी जो भी थी, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत में, कि पंकज भाई आपके पास इस चीज़ का जुगाड़ हो जाएगा क्या, तो वो हो गया जो चीज़ हमें चाहिए थी। ऐसी चीज़ें प्यार में, भाईचारे में चीज़ें हमारी सारी मिली हैं आपस में। हमें कभी कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हाँ, कोई एक तो कहानी हाँ, बताइए, मतलब जैसे शूट के दौरान आपको कोई ऐसी चीज़ की जरूरत हो शूट जो नहीं, ना अब मिल रही देखो हो हमारे पास और उसको आप खोज रहे हो। मेरे पास भी सिंपल गाड़ी थी, सबके पास सिंपल गाड़ी थी, छोटी जो रहती है अपनी सेंट्रो स्विफ्ट टाइप। अब जैसा किसी सीन के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए, तो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनके पास थी, तो उनको कॉल किया तो वो अरेंज हो गई। अच्छा, हाँ, ऐसी बहुत चीज़ें रही। ऐसी क्या चीज़ थी जो यूट्यूब पे आपको ग्रो कर रही थी? ग्रो दो चीज़ थी, एक तो जो हमारा वीडियोज़ का सिस्टम था बनाने का, एक तो उसको बैठ के फैमिली देख सकती है, और जो हमने बहुत बार बोला है कि हमारी वीडियोज़ जब जब आई हैं या बाद में भी देखी हैं, आज भी देखते हैं, आपको लीड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई घर में कौन है कैसे है। टीवी पे आप देख सकते हैं ना, उसमें वल्गरिटी मिलेगी ना कोई गाली मिलेगी, सिंपल फैमिली वाली वीडियोज़ है। इसी चीज़ का प्राउड तब भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा, जितना भी उस काम टाइम पे किया है, फैमिली का और सोसाइटी का रिएक्शन क्या रहा आप लोग के? फैमिली सोसाइटी का यही रिएक्शन था कि भाई देखो हमारा बैकग्राउंड ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियोज़ या किसी फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली से आ रहे हैं। तो लोगों ने ये कही थी कि भाई क्या है, क्या बनाते हो, मतलब क्या। धीरे धीरे मतलब उनको समझने में टाइम लगा, पर जब कहते हैं कि जब लोग मिलते हैं आपसे कि भाई लोग क्या करते हैं आपके बच्चे, तो वो चीज़ एक उनके लिए भी बेनिफिट की थी और पॉजिटिव थी कि भाई अच्छा काम है, वैसा नहीं है कि जैसे लोग करते हैं। और यूट्यूबर्स के बहुत सारी वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, हमारी सबसे अलग थी इन चीज़ों में। तो लोग आपको एट दैट टाइम जब आप लोग वीडियो शूट करते थे और जो रिएक्शन आते थे, तो वो सपोर्टिव रिएक्शंस थे या क्रिटिक्स थे? भाई सारे ही रिएक्शन 99.99 सपोर्टिव थे। हमने ये भी किया है कि भाई देखो जैसे हम किसी गांव में शूट कर रहे हैं, तो इतनी पॉपुलैरिटी और इतना बच्चों का लोगों का प्यार था कि जहाँ कि अगर ये सीन हमें इस घर में करना है, यहाँ बहुत अच्छा आएगा ये सीन, तो वहाँ पे हमने किया है। लोगों ने कभी भी कोई क्रिटिसिज्म था ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि क्रिटिसिज्म वाला हमारा कोई काम था ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। अच्छा, तो बहुत प्यार मिला है, हद से ज़्यादा, जो सोचा है उससे बहुत ज़्यादा। पहला वीडियो कहाँ शूट किया आपने? पहला वीडियो जो शूट हुआ था वो फरवरी 2017 में, जहाँ पे सारे हम जैसे बच्चे रहते हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, मुखर्जी नगर, नेहरू नगर। अच्छा, वो लोकेशन वहीं क्यों चूज किया? वहीं बस रोड खाली था रोड पे सीन लेना था। वहाँ नेहरू नगर वाला एक रोड है, वो खाली रहता है, ऐसा ट्रैफिक होता नहीं जैसा दिल्ली में है। हाँ। क्योंकि वो वॉइस की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ चीज़ हमारे दिमाग में थी नहीं, तो वहाँ पे शूट किया था वो। फिर उसके बाद आप कब सोचे कि एडवोकेट बनना चाहिए हमें? देखो वो एडवोकेट का जो बनना है, क्योंकि मतलब मेरे नोन में जो है, मेरे बुआ के लड़के हैं सुनील नागर, और मेरे एक मामा हैं बेगराज नागर, वो थे। तो वो 2006 और 5 का उनका एनरोल है। ठीक है। तो तब से देखी उनकी चीज़ें, और थोड़ा मन भी था तब से ही। मतलब मैं 2006 में आई थिंक मैं था 5th-6th में, तो तब से वो मतलब मन में था करने का। कंपटीशन की तैयारी भी करी है। तो फिर बीए करने के बाद फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। तो वो एडवोकेट था, मुझे बनना ही बनना था। दिमाग में ये भी था अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जिसकी तैयारी की थी, नहीं लग पाई, जो चाहिए थी वो मिली नहीं, और जो मिली 1-2 वो हमें करनी नहीं थी। तो एलएलबी तो मैं तब भी डिग्री लूँगा, डिग्री का तो पूरा मन था, प्रैक्टिशनर होना वो बाद की बात है। तो 2017 में एलएलबी कंप्लीट हुई है। आप ही लोग के कंटेम्प्रोरी और भी कुछ यूट्यूबर्स थे जिनके ऊपर केस भी हुए,
नाम नहीं लूंगा मैं, खैर। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, नाम लेंगे तो वैसे कुछ हाँ। कर भी नहीं पाएंगे वो हम लोग हाँ, का, हाँ, बट हम नाम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि हाँ। उनके ऊपर केस लगे स्नैक्स की, स्मगलिंग के, ठीक है, और वाइट कॉलर क्राइम्स के भी मैटर्स हाँ, उसमें बहुत लगे है, हैं। WCC एनडीपीएस में बुक हुए हो, चार्ज सीटेड है अभी। कुछ दिन के लिए गए भी हैं शायद। हाँ, चार्ज सीटेड है, बता तो रहे हैं आपको। तो उनमें और आप में, जैसे आप लोग ऊंचाइयों को छुए, घर घर तक पहुंचे, और उनमें और आप में क्या डिफरेंसेस रहा? एक्चुअली जो मैंने सुना है, और मैं तो मानता नहीं कि भाई फेम एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको संभाल नहीं सकते। हाँ। क्योंकि वो सब माइंड सेटअप का गेम है। हाँ। जब आपको फेम एक ऐसी चीज़ है, पैसे वाले को भी नहीं मिल सकती। जो आप काम करोगे, जो जनता प्यार देती है, वो फेम है। फेम हर किसी को मिल नहीं सकती, ना आप पैसे से खरीद सकते हो। पर फेम का सबसे बड़ा जो फॉल्ट मैं मानता हूँ, ये जैसे मैंने लोगों से सुना है जो बहुत ऊपर ऊपर लोग हैं, कि फेम जब आपको मिल जाएगी ना, उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बहुत लोग जो आप कह रहे हो, जिनका मैंने भी सुना है, अब फेम मिला है पर वो चीज़ें वो संभाल नहीं पाए। कुछ भाई देखो, आपके पास अंधा पैसा है, कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो चीज़ संभाल कर रखनी बहुत बड़ी बात है। अब हमारी टीम में जो भी हैं, जैसे भी रहे हैं या नहीं भी हैं या हैं भी, उन सब का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कहीं कोई चार्जशीट है, या मैं तो कह रहा हूँ थाने में भी गए हों कभी। हाँ, तो ये संभालने वाली चीज़ है। संभाल वो सकता है जिसके पास माइंड वाली पावर हो, वरना फेम को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। नहीं तो ये स्नेक वाली स्टोरी कितनी सच्चाई है? नहीं देखो, स्नेक वाली जो स्टोरी है, इतना जहाँ तक, जब अगर उस केस में चार्जशीट फ्रेम है तो कुछ ना कुछ उसमें सच होगा। मैं ये डार्क तो कह नहीं सकता कि भाई बिल्कुल ही सच है। स्नेक वाला नहीं होगा, कुछ और होगा। तो कुछ ना कुछ तो यूट्यूब की दुनिया में रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स से लगभग सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबसे बात होती होगी। तो आपको क्या निकल के आया इसमें? नहीं देखो, अगर मैं ब्रीफिंग्स एडवोकेट है तो ब्रीफिंग हमें देनी है। बिल्कुल, मैं एज एन आपसे मैं ब्रीफिंग पूछ रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। अगर मैं एज एन एडवोकेट बात करूँ तो स्नेक वाला केस है या कोई भी 420 का केस है, किसी भी यूट्यूबर पे है, अगर 5% भी है तभी तो आपको पुलिस उठाएगी, या पुलिस आपको समन नोटिस जारी कर रही है कि आपको आना है, बेशक आप आओ ना हो या कुछ भी XYZ। और वो सिंपल बात है भाई, लॉ के अंडर आप अगर कोई क्राइम करते हैं, आपको आना ही पड़ेगा ना, उसमें कुछ नाम मिलेगा ना फेम मिलेगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन है भाई, जाना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जो बेल आउट हैं, सिंपल बात है। तो लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। और मैं जो आप पूछ रहे हो मेरे से, मेरा कहना ये है कि जब उसमें 100% में मानता हूँ कि कोई चीज़ है, 95% वो गलत है, अगर 5% है तो है। ये बात है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बात। अच्छा, ये उस समय जब आप लोग भी वीडियोज बनाते थे और जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे थे। अच्छा, वीडियोज बना के लोगों को कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो क्या ये कहाँ तक सही है? नहीं देखो, धमकी देना या लड़ाई झगड़े ना तो हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है ना। मैं ये कह सकता हूँ भाई देखो, सोशल है, आपका अकाउंट है, आप आके गाली बक दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डिपेंड ये करता है सामने वाले पे, या कोई आपको गाली बकता है कि आप, एक कहावत है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, वो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और स्माइल करते हैं, चाय पी के अपना काम देखते हैं। वो उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट कर क्या रही है और लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर कितना सच है कितना झूठ है। तो ये तो वो है कि जो कहावत है ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। मेरा तो हमेशा वही फिलोसॉफी रही है कि कोई कह रहा है कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे लिए वही है, इतना ही है। कोई मेरे लिए ना हाइपर है ना कोई। अच्छा, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नाम ऐसे काम करते कि सामने वाला हमें गाली दे, तो अब जो करते हैं वो करे जाओ आपस में। रिजल्ट उनका क्या है, एक दिन मिलेंगे, या तो बेल आउट रहेंगे या फिर सॉरी बोलेंगे, वैसे उनका रिजल्ट ही है। एज ए कंटेंट क्रिएटर जो रहा आपका, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स को आप चुनते थे सबसे पहले? जैसे कोई भी कॉमेडी आप वीडियो शूट कर रहे थे, तो आप लोग उसमें कौन कौन से कॉर्नर्स देखते थे कि अरे यार ये स्क्रिप्ट सही है? मैं बताऊं, जो हमारी स्क्रिप्ट रही हैं पेज पे तो कुछ रही हैं, जो हमने भाई 15 पेज किए, 17 पेज किए,
पर इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें। 15-17 पेज की स्क्रिप्ट होते थे भाई स्क्रिप्ट तो 40-40 पेज की भी रही है। अच्छा। हाँ। वो पूरे याद करते थे आप लोग? नहीं याद क्या, वो तो एक वो है ना, इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी पावर होती है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा। एक माइंड सेट हो गया कि भाई फैमिली बैठी है, ये टेक होना है, हाँ। उसमें ऐसे ऐसे स्टोरी है। इम्प्रोवाइजेशन होता है कि भाई एट ए टाइम आपको क्या डायलॉग अच्छा लगे वहाँ पे, तो वो इम्प्रो मार दिया वहाँ पे। तो वो सिस्टम होता है। स्क्रिप्ट कभी ये नहीं रही एज इट इज़ यही है तो यही करनी है, ऐसा कुछ नहीं रहा कभी भी। और जो हमारी कहने की बात है जो हमने करी हैं, और मैंने जैसे करी हैं भाई, फैमिली के ही आसपास रही हैं चीज़ें। अब जो अपॉर्चुनिटी रही है, जैसे अक्षय कुमार सर के साथ हमने एक वीडियो करी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब मेरे लिए, मेरे वो फेवरेट रहे हैं हमेशा से। अजय देवगन सर के साथ भी शूट किया है हमने। तो ये इतने बड़े शूट हैं दो, जो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो अक्षय कुमार की कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगी? भाई वो उन्होंने, हमारा टाइम फिक्स हुआ था शूट का, हम तो खैर मॉर्निंग में चले गए थे, उनका 3-4 बजे के आसपास का टाइम था आने का। हाँ। कि भाई उस टाइम शूट करेंगे, और ये शाम का वक्त था? हाँ शाम का टाइम, 3 से 4 के बीच आएंगे। अच्छा। 3 से 4 के बीच आए वो, उनमें और हम में जो सिमिलरिटी मिली। अच्छा। हमें लगा यार बड़े हीरो हैं, स्क्रिप्ट याद रहनी चाहिए, सब चीज़ सीन करेंगे, उस हिसाब से हमने कैमरे सेट किए। अब वो हमसे भी बड़े निकले इम्प्रोवाइजेशन में। अच्छा। सीन को शूट करना था, सीन कुछ और शूट कर दिया। अच्छा। पर वो तो कैमरे 3 लगे हुए थे तो सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। पर बहुत बढ़िया लगा मिलके, जैसा मतलब बात हुई, उन्होंने अप्रिसिएशन भी दी कि भाई अच्छा लगा काम करके। ऐसा नहीं है कि भाई कैसे लोग काम कर रहे हैं, होता है भाई, हर तरह का बंदा होता है ऐसे। तो बहुत बढ़िया अप्रिसिएशन मिली उनसे, बहुत अच्छा मिला मिलकर। मतलब एक ये भी है कि भाई बचपन का सपना और उनके साथ बैठ कर शूट कर रहे हैं। हाँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। वो तो कहते हैं ना, जीता जागता जो सपना है वो सामने पूरा हुआ है। तो बिलीव कर रहे थे क्या आप भी ऐसे चिकोटी काट के? ना इतना तो नहीं है, क्योंकि हम भी थोड़े से खेले खिलाए लोग हैं। तो जब सामने है तो बैठ के करेंगे, इतना भी नहीं दिखा सकते हम अपने को, अरे वाह, वो वाला फील नहीं है हमारा, ना रहेगा। कि गांव से जुड़े लोग हैं, बिल्कुल सिंपल है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अच्छा। तो ये मुंबई शूट किया आप लोगों ने? हाँ मुंबई शूट किया, अजय अक्षय कुमार वाला भी और अजय देवगन वाला भी। अच्छा। दोनों शूट मुंबई हुए। दोनों में क्या अंतर नजर आया? अंतर एज सच वैसे तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर अक्षय सर का थोड़ा एक वो है, माइंड में एक शैडो रहती है कि भाई टाइमिंग की चीज़ें हैं, बढ़िया हैं। वैसे शूट बढ़िया किया, ऐसा कोई नहीं है। अजय देवगन सर का मुझे उनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगा। अच्छा। जैसे जो शूट कर रहे थे हम, तानाजी मूवी आई थी उनकी। हाँ। अब जो सीन क्रिएट किया था हमने, सारे कोट पैंट में बैठे हैं। अब उन्होंने शायद टी शर्ट जन हाई नेक पहन रखा था, तो कह रहे यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोट बता देते यार मेरे को, मैं ले आता। ऐसे टीम से जैसे बात हुई तो आके बैठ के कह रहे मैंने कि सर ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जैसी बात की लोगों ने, और भी बहुत लोग थे हमारे साथ, तो बढ़िया शूट हुआ। दोनों ही बहुत हमेशा यादगार पल वाली बात है। नहीं, जैसे कोई भी व्यक्ति से आप मिलते हो तो एक डिफरेंसेज नज़र आता है, अरे यार ये व्यक्ति का क्या डिफरेंस जो मेरे को नजर आया ना, वाइब्स जो अजय देवगन सर है, वो मेरे को और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगे अक्षय सर के। अच्छा। हाँ, अक्षय कुमार तो डाउन टू अर्थ हैं वो मेरे को और ज़्यादा लगे। अच्छा। वो मेरे लिए शॉकिंग था कि भाई वो इतने ज़्यादा, बहुत सिंपल। अजय देवगन के बारे में उल्टी बातें हैं। हाँ देखो यार, रूमर्स तो किसी के बारे में कुछ हो सकता है। जैसे कैमरा सेट करते हैं भाई, थोड़ा टाइम होता है, तो ऐसे ही खड़े थे हम, बैठे खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मतलब वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिला। एंटरटेन कर रहे थे। हाँ एंटरटेन बहुत बढ़िया किया उन्होंने। तो टाइम का जनरली जो बड़े स्टार्स होते हैं यार, हम तो सिंपल लोग हैं, वहाँ गए हैं शूट करने, नॉर्मल लोगों को हमारे को तो वैसे भी नर्वसनेस इतनी रहेगी कि यार पता नहीं कैसे क्या सीन हो, बढ़िया निकल जाए, कोई इज्जत बेइज्जती वाली बात ना है। और बहुत बढ़िया रहा। अभी आप देखते होंगे यूट्यूब पे जया बच्चन की बहुत सारी वीडियो वायरल रहती है, जया बच्चन जी की। वो आप वो कह रहे हो जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर की? हाँ, जया बच्चन जो बहुत रही है उनकी, जगदीप धनखड़ जी के साथ भी कुछ आर्गुमेंट चलती रहती है। नहीं, ऐसे जो फैंस आते हैं फोटो खिंचाने के लिए, हाँ वो देखी है मैंने, उनके साथ काफी वो आर्गुमेंटेटिव हो जाती हैं, डांट देती हैं। देखा है मैंने कि या कभी कोई मीडिया वाला है या वो तो कह देती है कि तुम ही चले जाओ, मतलब इस टाइप से। हाँ, ये तो बहुत वायरल हुई है, ये काफी वायरल हो रही है। तो इस टाइप की चीजें ना ऐसा कुछ हमें नहीं लगा। ये एक गुड एक्सपीरियंस। हाँ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। नहीं बहुत बढ़िया। तो जो आपका ऐसा कौन सा वीडियो था जो कि कैरियर का आपका एकदम टर्निंग पॉइंट था, तो उससे आप लोग एकदम रातों रात फेमस हो गए? यार रातों रात वाला फेमस होने का सीन तो ऐसा कुछ है नहीं, जैसे होता है ना, जैसे आपके वीडियोज पे 1000 व्यू आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं, 50 लाख आ रहे हैं, और एकदम से क्या हुआ कि एक वीडियो वायरल हो गया, मिलियंस में चले गए। यार मुझे ऐसी कोई वीडियो याद नहीं है। अच्छा। सच बताऊं तो
क्योंकि वीडियोस के नाम रखने में मेरे को हमेशा ही प्रॉब्लम रही है, कौन सी कैसी है वायरल, क्योंकि हमें तो जब बड़े आगे बढ़े हैं बहुत ज़्यादा प्यार ही मिला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना नेगेटिविटी हमारे पास आई है, कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। तो आप वीडियो बना रहे थे कंटेंट क्रिएटर के तौर पे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहे थे, अचानक से आपने स्टॉप किया और एडवोकेट बन गए, ऐसा क्यों? यू मीन टू से कि मैं फुल प्रैक्टिशनर एडवोकेट? नहीं, मैंने मतलब छोड़ा वोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भी तो यूट्यूब पे आएगा। हाँ बिल्कुल। तो यूट्यूब तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं है। नहीं, तो जब आप कॉमेडी एक होता है ना आदमी का, एक पर्सनालिटी होती है, हाँ, आप कॉमेडी वीडियो बना रहे थे। हाँ, कॉमेडी वीडियो बनाते बनाते आप एक सीरियस प्रोफेशन जो होता है, फुल टाइम प्रैक्टिशनर एज एडवोकेट आप हो गए। नहीं, जब हम वीडियोस बना रहे थे मतलब फुल टाइम नहीं, प्रैक्टिस में मैं तब भी था। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं था कि मैं प्रॉपर फुल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर यह एक गैप है, पर काम चलती रहती है बात, बहुत जगह की भी काम करना है। जब अच्छा मिलेगा बढ़िया करेंगे, क्योंकि अगर मुझे 10 जगह मेरी बात हुई है, 8 जगह वो ऐसी रही हैं जो मैं सीन कर नहीं सकता। अच्छा। हाँ, तो जैसा स्टार्ट हुआ है ऐसा ही अंत होगा जब भी होगा। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने गैप लिया है, बहुत जगह बात चलती रहती है, हो सकता है जल्दी ही मैं कुछ करूँ। एक्टिव कम हो गया? हाँ, एक्टिव कम हो गया, एक्टिविटी कम हाँ, कर दी, ये मतलब कह सकते हैं। जो मेरा फर्स्ट लव था उसको मैं फिलहाल जी रहा हूँ बढ़िया तरीके से, जो मेरी एडवोकेसी। अच्छा। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वही थी, तो अब मैं फिलहाल उसी पर। इसीलिए अभी सेकंड वाली से ब्रेकअप है? हाँ, सेकंड वाली से ब्रेकअप कंप्लीटली कर लिया या नहीं, मतलब कंप्लीटली ब्रेकअप कभी नहीं। सिचुएशनशिप में है? बस मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है ना, सिचुएशनशिप नहीं है, मतलब वो कभी ब्रेक होगा ही नहीं उससे। आजकल आपको पता है ये बात, क्या? रिलेशनशिप के बहुत सारे डेफिनेशंस आ गए हैं। सर देखो, नैनोशिप। नैनोशिप, हाँ, ये किसका मतलब क्या है? मैं बताऊंगा आपको, ये वीडियो शूट हो जाने दीजिए। नैनोशिप, माइक्रोशिप। माइक्रो नैनो तो सिम सुनी है यार मैंने। नहीं, नैनोशिप अलग है, अच्छा, माइक्रोशिप अलग है। कुल मिला के लड़कों का पागल बनना है का उदाहरण है क्या इसमें? सिचुएशनशिप आप मीडिया न्यूज ये सब में आपको पता ही है आज के, हाँ, आजकल तो जेनजी पॉपुलेशन है, सब जगह डर के रहना पड़ रहा है यार। हाँ, 2025 लड़कों के लिए थोड़ी खतरनाक है। ऐसा नहीं कह सकते आप। अभी तक क्या हो रहा था कि 90 लड़कियां मारी जा रही थी, आए दिन महिलाओं के लाश मिल रहे थे। अब क्या हो गया, उन्होंने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। वो रिएक्शन देना शुरू कर दिए, तो इसलिए आपको 1-2 घटनाएं दिख रही हैं उसमें। मतलब आप कह सकते हैं सोनम रघुवंशी का भी ताजा मामला चल रहा है। हाँ, सोनम रघुवंशी। क्या है सोनम रघुवंशी का मसला? कौन सा वाला है, मुझे थोड़ा बताओ। जो ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय वाला? हाँ, इंदौर। हाँ, इंदौर। हाँ यार, कुछ ऐसा सुनिए कि वो शादी हुई है उनकी। हाँ। शादी करने के बाद वो कुछ उनका प्री प्लान था कि लड़की का, कि वहाँ जाके वो हनीमून पे गए। हाँ। फिर वहाँ बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उनकी वो गर्दन काटी, आई थिंक। हाँ, पता नहीं यार क्या। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सोशल साइट्स और सोशल इतना ना हो तो ये केस कभी ओपन होता नहीं, मेरा तो मानना ही है। अच्छा। सच्चाई है। अच्छा। कहाँ की कहाँ वो इतने दिन से गायब है, उसकी लाश भी नहीं मिली और वो घूम रही है अपना बढ़िया स्कूटी पे। और सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट मैं मानता हूँ, सीसीटीवी कैमराज। हाँ, उसमें कई जगह उसकी वीडियोस मिली हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत अच्छा रोल, बहुत बड़ा रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के हाँ, तौर इलेक्ट्रॉनिक पे। और एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला भी कि हाँ। इसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे जो है मतलब फॉरेंसिक जांच तो बाद में इसकी होनी है। आजकल वैसे भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी एविडेंस भी और उनके बयान भी अब वीसी का थ्रू होने लगे हैं। अच्छा, एज एविडेंस हो चीजें। जो एविडेंस के अगर होती है, बयान भी हैं, चीफ वगैरह भी जो है। आप इतने सारे जब वीडियोस बनाए और उसके बाद इधर एडवोकेसी में आए, उसके बाद कभी आपके साथ इस तरीके की हुई कि आपको ट्रोल किया गया हो, या आपकी साइबर बुलिंग की गई हो, या नेगेटिविटी आपके बारे में प्रचारित किया गया हो? नहीं, मतलब वैसा तो ना नेगेटिविटी ऐसी कुछ ऐसी है, पर हाँ लोग बोलते हैं भाई आप एडवोकेट भी हो। मैंने कि भाई वो तो मैं जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तब से हूँ। तो कह रहे आप तो वहीं अच्छे लगते हो। मैंने कि क्यों यार, अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं यहाँ पे? कहा नहीं, आप अच्छी एक्टिंग करते हो तो आप वहाँ पे अच्छे लगते हो। मैंने कि वो भी चीज़ चलती रहेगी और ये भी चलती रहेगी। यहाँ है तुम्हारे भी काम आएंगे, बढ़िया है। पर ये है कि जो एक भाई 2 एडवोकेट हैं, थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बेनिफिट है फेस वैल्यू का, ये है, ये सच है। जैसे एडवोकेसी क्या है कि एडवोकेसी का एक अपना 300, 400, 500 साल का एक अपना हिस्ट्री है। तो इसमें लोग कहते हैं कि जो
जनरेशन से जिनका ये पेशा रहा है उनके लिए ये पेशा सही है, फर्स्ट जनरेशन के लिए ये पेशा सही नहीं है। और आप एज ए यूट्यूब क्रिएटर के तौर पे भी फर्स्ट जनरेशन थे, क्योंकि उससे पहले वाली जनरेशन के पास तो ना डिजिटल वर्ल्ड ही नहीं था। हाँ, डिजिटल तो बिल्कुल नहीं। तो वहाँ भी आप फर्स्ट थे। और यहाँ एडवोकेसी में आपकी ये कौन सी जनरेशन है? भाई एडवोकेसी में मेरी फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा। मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे कजन्स भी गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा। तो मैं तो फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, तो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए क्या कह सकते हैं? आपकी फर्स्ट नहीं, देखो फर्स्ट जनरेशन आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट जनरेशन लॉयर का जी बहुत टिपिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। जैसा लगता है लोगों को दूर से कि भाई पावर है, बैंड लगा के चल रहे हैं, वकीलों को कोई कुछ कह नहीं सकता, तो ये तो भ्रम है सिर्फ। अच्छा। ठीक है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पर ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रगल जीवन भर रहेगा। भाई 2-4-5 साल आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे तो आपको देना पड़ेगा। जो यूट्यूब का है वो कौन सा आपको घर बैठे सब चीज़ मिलती है। धूप में बड़े बड़े शूट किए हैं, 1-1 साल 1.5 साल ऐसे ही रहे हैं। तो लॉयर का भी वही है भाई, अगर सीखना है तो आप 2 साल में भी अच्छा सीख सकते हो। अगर आप कहोगे कि ठीक है सीखेंगे, क्योंकि सीनियर कोई सिखाता नहीं है, सीखना खुद पड़ता है। आप 2 साल में सीख लो, 5 साल में सीख लो। पर मेरा मानना ये है, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आप 2-4-5 साल अच्छे तरीके से दोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि काश मेरे फैमिली में भी कोई पहले एडवोकेट रहता? ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं आपके साथ जब ये महसूस होने लगता है यार यार काश मेरे फादर भी एडवोकेट होते हैं, या मेरा बड़ा भाई होता, या इस तरीके से चीज़ें? नहीं, देखो मतलब मेरे दिमाग में एक कहावत है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन में जो जनरेशन जहाँ छोड़ती है, नेक्स्ट जनरेशन वहाँ से शुरू करती है। ये सच्चाई है, किसी बिजनेस को आप उठा के देख सकते हो। अगर एडवोकेसी भी एक मैं बिजनेस की तरह देखूँ, अगर भाई मेरे फादर होते, अभी वो गवर्नमेंट जॉब में, वो 2-4-5 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो वो रिटायर हो गए। अगर वो एडवोकेट होते तो वो जहाँ भी ख़त्म करते, एक बात तो इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, जब तक आदमी ज़िंदा रहेगा तब तक एडवोकेसी करेगा। उसके बेनिफिट बहुत मिलते हैं भाई, जहाँ पे भी छोड़ेंगे वहाँ से हम हैं ही उनके साथ साथ। ये बेनिफिट है, बाकी और कोई बेनिफिट नहीं है। क्लाइंटेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, एक छोटी एप्लीकेशन के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी जाना पड़ेगा। और रही सीखने की बात, तो भाई मेरे बहुत दोस्त हैं जिनके साथ मतलब मैं वीडियोज़ भी बनाते टाइम भी मैंने LLM उस टाइम पे की है कि रात को शूट ख़त्म हुआ है, सुबह मुझे पेपर देने जाना है। कैसे मैनेज किया? मैनेज इसलिए किया, एक तो टच में रहा हूँ हमेशा, क्योंकि कहावत ये है कि अगर आपने एक बार बुक पढ़नी छोड़ दी या पढ़ाई से दूर हुए तो पढ़ाई आपसे 100 कोस दूर हो जाएगी। एक मेरे फ्रेंड हैं अनस चौधरी, जो LLM के फ्रेंड हैं, उनके साथ में तब से टच में हूँ। 5-6 साल से 7 साल हो गए टच में, जब से LLM में एडमिशन लिया था, तो तब से वो सेकंड जनरेशन है। उनके साथ कोई भी मुझे चीज़ पूछनी हो XYZ, क्योंकि अब जब से मैं प्रैक्टिशनर रहा हूँ, अब एक जैसे IPC के सेक्शन है 302, 120 भी, तो ये मतलब बहुत बड़े हैं कि इनमें रेगुलर बेल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से मिल जाए, तो वो मैंने करा ली। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट है भाई, जिसने भी सुना या प्रैक्टिशनर है या मैंने अनस से भी डिस्कस किया चीज़ें की, तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई इतनी जल्दी आप भी एक वकील हो, तो ऑब्वियस सी बात है। 302, 120 बी में रेगुलर बेल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से मिलना मतलब ईजी नहीं है। हाँ, ईजी नहीं है, मतलब हाँ, लोग सोचते ही नहीं है। और जिसमें कि ऑलरेडी पहले लोग सोचते हैं कि यहाँ एग्जॉस्ट कराते हैं फिर हाई कोर्ट से ले लें। फिर ये भी तो है, उसमें एक जो टर्निंग पॉइंट है, उसमें ऑलरेडी पहले 2 एक्यूज रिजेक्ट हो चुकी है उनकी बेल उसी कोर्ट से। अच्छा। हाँ, तो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स, भाई एक प्रोसेस है, ये टाइप किया, ये चीज़ें हैं, देख लिया, FIR पढ़ ली, बेल हो गई। उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालोगे, अपना माइंड लगाओगे, तभी तो वो बेल मिली। भाई डीजे तो हमसे ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, जो डीजे है डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, हम तो यही सोचेंगे ना, जो कॉमन मैन है उनसे थोड़ा उनकी बुद्धि भी तेज चलती है और वो बहुत सर्वोपरि हैं, तो उन्होंने वो चीज़ नोट करी, हमको बेल दी। तो मेरा कहना ये है यंग जनरेशन के लिए कि ये नहीं है फर्स्ट जनरेशन में भी हूँ, बस थोड़ा मेहनत डबल होती है। अच्छा। मेहनत डबल करनी पड़ेगी अपने को बनाने के लिए, 2-4-5 साल तो देने पड़ेंगे ढंग से। एडवोकेसी में और आप फिल्मी दुनिया में भी रहे, दोनों में टाइमिंग का कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब टाइमिंग कैसे आप?
टाइमिंग मतलब फेमस होने के लिए आया कि लेवल पे? नहीं, मैं टाइमिंग आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दोनों में टाइमिंग, जैसे कि पंक्चुअलिटी, जैसे कि अच्छा पंचुअलिटी, हाँ, कि जैसे 10 बजे कोई चीज़ हुई तो जैसे आप हमेशा न्यूज़ सुनते रहते हैं कि सलमान खान 3 घंटे लेट पहुंचे शूट पे, ऐसे आती हैं खबरें। और एडवोकेसी में बड़े एडवोकेट्स हैं, वो थोड़ा लेट से भी जाने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, ये तो बात का सवाल आपसे पूछेंगे हम। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि टाइम की पंक्चुअलिटी जो है दोनों वर्ल्ड में, एक फिल्मी दुनिया हो गया और एक लीगल वर्ल्ड हो गया, इन दोनों में कितना इम्पोर्टेंस है? भाई देखो, अगर मैं एडवोकेसी की बात करूं, हाँ, तो उसमें टाइमिंग ये है कि भाई जैसे हम मान लिया 11 बजे कोई बेल लगी है, हाँ, सर सीनियर नहीं है, पास ओवर दे दीजिए, लंच के बाद सुन लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, तो सिंपल, एकदम सिंपल बेसिक है। हाँ, ये तो मतलब हाँ, इंटर्न्स को भेज के हाँ, भी करा तो लेते ये हैं लोग। टाइमिंग का तो ये हो गया कि भाई सर बिजी हैं, बिजी नहीं भी हैं तब भी पास ओवर ले लिया, पास ओवर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ। ठीक है, फिल्मी दुनिया की पंचुअलिटी ये है, कैमरे का भी फिक्स है, लाइटिंग का भी फिक्स है, सब चीज़ का फिक्स है। 12 घंटे का स्केड है, आपको 6 घंटे अगर शूट करना है तो करना पड़ेगा। लेट होंगे तो जो जिन्होंने उसमें पैसे लगा रहे हैं लोग, कैमरा वाले हैं, उन सब का डबल चार्जेस जाएगा। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये मतलब आपको मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया, पर जो फिल्मी दुनिया है उसमें डेली के अकॉर्डिंग पैसे का खर्च और बचत है। एडवोकेसी में ऐसा नहीं है कि भाई आज नहीं सुनी, सीनियर नहीं है, पास ओवर ले लो या डेट ले लो, तो उसमें ऐसा पंचुअलिटी का कोई सीन नहीं है, उसमें आप मैनेज कर सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री में मैनेज करने का कर सकते हो अगर आप अपना खर्चा बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में मैंने ये देखा है कि अगर आपका मैटर आ गया तो अगर आप बहुत बड़े सीनियर नहीं हो तो जज क्या होते हैं कि मतलब एडवोकेट के अंदर मैं ये देखता हूँ पंक्चुअलिटी, टाइम को लेकर पंक्चुअलिटी रहती है कि भाई 11 बजे मेरा मैटर है तो हमें प्रेजेंट रहना है। और जैसे कि फिल्मी दुनिया में क्या है कि चीज़ें जैसे जो बड़े स्टार्स हो जाते हैं वो कैजुअल हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे अभी एक मैटर था आर्यन खान का, आर्यन खान वाले मैटर में मैं वहाँ प्रेजेंट था एट दैट टाइम। उससे पहले विकास सिंह सर ने सुशांत सिंह राजपूत के मैटर्स को हैंडल किया, जो भी प्रेसिडेंट बने। हाँ, अभी प्रेसिडेंट बने सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो ही इज़ वेरी नोन टू मी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उस टाइम पे भी मैं था इंडिया गेट पे, हम लोग प्रदर्शन से लेके सारी चीज़ें किस तरीके से सारी चीज़ें की गई, सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर्स में हम लोग थे। तो विकास सिंह सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस केस को हैंडल किया था। बाकी वो मैटर सीबीआई को गया, सीबीआई ने क्या किया ये आपके पास ही है, चार्जशीट सब कुछ हुआ। जिस तरीके से आरुषि तलवार वाले हत्याकांड में हुआ उसी तरीके से इधर भी लिपापोती हुई और सिंपल सा जवाब आया। आज भी उनके परिवार वाले और जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए आज भी कहीं ना कहीं ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह लिखते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो पंक्चुअलिटी है जो टाइम की, वो आज भी कहीं ना कहीं अदालतों में, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपका बात जो है एक्सपीरियंस है दोनों जगह तो ज़्यादा सही हो, तो अदालतों में जो टाइम की जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा सीरियस लेते हैं लोग, एडवोकेट भी। लेकिन जो शूटिंग्स वाली जो बात मैंने बताई फिल्मी दुनिया में, वहाँ लोग कैजुअल हो जाते हैं, कह रहे यार कोई बात नहीं, जो प्रोडक्शन हाउस है वो पैसा देगा, भरेगा, मैं तो स्टार हूँ। जैसे उनको लगता है कि वो दे आर डूइंग सम एहसान ऑन यू। ऐसा है ना? सच्चाई, ये तो सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। लीगल प्रोफेशन में जब आप एंट्री लिए तो उस टाइम पे आपको क्या सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या महसूस हुई? कह रही यार ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको मतलब करना चाहिए। यार देखो, लीगल प्रोफेशन का ना एक तरह से इन्फिनिटी है। आप ये नहीं कह सकते मेरे को मैं सर्वोपरि हूँ। हाँ, ये तो ऑब्वियसली बात है, का कोई कंसेप्ट नहीं इसका कुछ नहीं है। और मेरा मानना ये है कि एडवोकेट आएंगे जाएंगे, अब राम जेठमलानी जी का जो नाम है वो सर्वोपरि आई थिंक रहेगा ही। तो देखो, जब प्रैक्टिस में आए थे तो टच में तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गए। 17 में भी कोर्ट गए थे, 18 में भी गए, फिर कोविड में तो खैर सब वर्चुअल हो गया, तो कोई ऐसा मेरा तो 2 साल तो कोविड में सबसे ज़्यादा एडवोकेट की हालत खराब हो गई थी। 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं गए। तो उसमें यही था भाई, देखो प्रोसेस तो है सीखने का बहुत बड़ा। अब एक छोटी एप्लीकेशन से लेकर बड़ी एप्लीकेशन, पूरा ट्रायल, अब लोग कह देते हैं कि भाई बेल होगी तो सब कुछ ख़त्म है। भाई बेल होना एक बहाराना है, उसके बाद का असली सीन तो तभी है।
वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन है, एविडेंस है जो हम पेश करते हैं, सब चीज़ें हैं। तो मतलब मैं भी सीखने के उसी पे हूँ, टाइमिंग ड्यूरेशन पे। और सीखना क्या, वो अम्बेडकर जी वाली बात है, जब तक स्टूडेंट बनकर रहोगे तो जीवन भर मौज रहेगी। अच्छा। हाँ, आज भी सीखने की भूख थी, कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब ये तो मैं कह नहीं सकता मैं परफेक्ट एक एडवोकेट हूँ, वो तो मैं शायद ही कभी कह पाऊँ। अंबेडकर की बातों से कितना सहमत रहते हैं आप? भाई वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, अगर उस पर डिबेट हो तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी बहुत, पर ये है कि बहुत मैं आपका व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, आप अंबेडकर से सहमत हैं या असहमत? नहीं, मैं तो सहमत हूँ। आप सहमत हाँ, हैं? बहुत चीज़ों के लिए मैं सहमत हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ों के लिए नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए नहीं। तो आप ये बताइए कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑन सीरियस नोट, आप हमारे व्यूअर्स को कौन सी ऐसी बात बताना चाहेंगे जो उनको मोटिवेट करे अपने जीवन में आगे बढ़ने में? और अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो बहुत अकेलापन के शिकार हैं, तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे, क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगे? भाई देखो, अगर व्यूअरशिप की बात है, दोनों चीज़ें ना थोड़ी सी डिफरेंस है। भाई अकेलापन कई तरह का हो सकता है। किसी को माँ की कमी भी अकेलापन है, बाप की कमी भी अकेलापन है, पर जो अपने नए लड़के हैं उनके लिए लड़की दूर होना अकेलापन है। तो अकेलापन को तो मैं डिफ़ाइन कर नहीं पाऊँगा बिल्कुल सीरियस नोट की तरह, पर यह है कि अगर आप हो अकेलेपन में, जैसे साइकेट्रिस्ट का भी मैंने सुना है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई क्लासेस चलती हैं उनकी, भाई ये करो वो करो, वो भी एंड ऑफ द डे जो मेरा मानना है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई है कि लोगों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो, मन कर रहा है कि नहीं बैठना फिर भी बैठो, मतलब खुद को मेंटली तौर पे व्यस्त रखो, बिज़ी रखो, तो अकेलापन दूर हो जाएगा। ये क्योंकि मैंने अपने दोस्त की कंडीशन बहुत नज़दीक से ऐसी देखी है कि उसको घबराहट होती थी लोगों में बैठने की, जो 10 लोगों में बैठना पसंद करता था किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। वो उसके बाद नॉर्मल होता गया, नॉर्मल होता गया, वो बढ़िया। क्योंकि देखो वो कहावत है ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अगर दुख कम नहीं हो टाइम के अकॉर्डिंग तो भाई जीवन चलेगा कैसे। तो एक टाइम ड्यूरेशन को आप निकाल दो बढ़िया तरीके से, दोस्तों में बैठ के अपना जो भी भगवान मानते हैं उनको याद करो, अच्छा निकलता है टाइम, बहुत बढ़िया। और व्यूवरशिप की बात है, भाई देखो व्यूवरशिप हर तरह की होती है। हमारी जो है वो एडवोकेसी वाली भी होगी, कंटेंट क्रिएटर वाली भी होगी, हर तरह का बंदा देखता है। अगर मेरे सामने रील पंकज की आएगी तो मैं देखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी वो बात करेंगे, क्योंकि अब हम उस माइंड सेट पर जा चुके हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमारे लिए है, वो हम पकड़ सकते हैं आज के टाइम में। क्योंकि अब ये नहीं आएगा भाई 10 साल बाद मैं सीखूंगा या कुछ करूँगा, अब लर्निंग पीरियड है हमारा बहुत अच्छा, अब गवा दिया तो कुछ नहीं है। बाकी मैं एक बात कहता हूँ, जो कुछ भी करो, कैसे भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, अपना काम करो। अपना काम मतलब इंडिविजुअल करो। कभी भी ऐसा ना हो कि भाई किसी टाइम पे आके चीज़ें बिगड़ती हैं, लोग हटते हैं, अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बढ़िया करो, दमदार तरीके से करो, साथ भी करो तो पॉइंट टू पॉइंट रखो और अपनी बात अच्छी करो। अब जैसे मैंने एक कोट पढ़ा था कि अनटिल इट्स डन टेल नन, दैट इज़ लॉ। तो ये इतनी बड़ी बात है, बात ही खत्म है कि मतलब जो भी कर रहे हो चुपचाप करो, उसके बारे में किसी से कोई विचार विमर्श करना ही नहीं है। बस जब सक्सेस आएगी तो लोग अपने आप देखेंगे, और फेलियर भी देखने पड़ते हैं। ऐसा पॉइंट भी आएगा कि भाई अब आज के बाद क्या, क्योंकि जैसे मेरे अंदर है कि जो मेरे को करना है मैं करता ही हूँ, ना किसी की सुननी है ना कुछ करनी है, क्योंकि वो दबने वाले काम होते नहीं। भाई सुन ली, एक प्यार मोहब्बत वाली सुन ली, बाकी ना उससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, ना कर सकता हूँ। बस मेरा तो वो है। और वो सिचुएशन मैंने भी देखी है कि भाई अब क्या करेंगे या कैसे होगा क्या होगा। बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, बढ़िया। अच्छा, पैर पे पैर रख के बैठते हैं, 10 बजे कोर्ट जाना, 5 बजे आना, और क्या हाल चाल है, बढ़िया, ऐसे चल रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बस मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, व्यूवरशिप हो या लोग हो, बढ़िया है, कुछ नहीं है, यारी दोस्ती सर्वोपरि है। बाकी चीज़ें कमाते रहो, खाते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार मेरी तरफ से। तो इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल सर, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत, और आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस अपीलिंग भारत चैनल को
लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपलिंक भारत। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। मैं पंकज कुमार विदा लेता हूँ आपसे।